ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया था जहाँ पे हम लोग ने रिलेटिव वेलोसिटीज लेके ये चीजें सॉल्व की थी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट, दैट इज द कटिंग ऑफ द मिरर। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो। लुक हियर एवरीवन, ये हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट टाइम किया था एक छोटा सा पार्ट, आप लिख सकते हो वैसे कंटिन्यूसली। ठीक है, कटिंग ऑफ द मिरर। ठीक है, कटिंग ऑफ द मिरर में सबसे पहले चीज, ठीक है, मिरर को हम लोग दो तरीके से यहाँ पे कट करके दो तरीके से मूव कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आ जाएगा इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा एक छोटा सा सम हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, वेयर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज वेरी स्मॉल और हम लोग को वैल्यू कितना आया था याद है? यस, 4f into d, याद है? ऐसा कोई तो सम किया था। ओके, मिरर को कट करके रोटेट, कट नहीं किया था बस सिर्फ रोटेट किया था। यस, याद है? पक्का? ठीक है, तो अगर मैंने मिरर को कट कर दिया तो आप ड्रॉ करते जा सकते हो। आधे पार्ट को अगर कट कर दिया, ठीक है एवरीवन लुक हियर, नो टॉक नो, ठीक है, आधे पार्ट को अगर मैंने कट कर दिया मिरर को, सो हाँ बोलो। ओके, अंडर दिस कंडीशन आई कैन से दैट, सिंपली से दैट, बोलो तो अगर मैंने मिरर को कट कर दिया, अभी तक रोटेट नहीं किया है, प्रिंसिपल एक्सिस स्टिल रिमेन्स सेम, तो प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन्स सेम, तो इसके नीचे आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा? सेम, फोकल लेंथ विल आल्सो रिमेन सेम, तो इसके नीचे बस उतना लिख लो। अभी तक यहाँ पे मिरर को कट किया नहीं है, इसके नीचे लिखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर रिमेन सेम, प्रिंसिपल एक्सिस रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम, सब कुछ सेम है। तो क्या चेंज हो जाएगा? कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? एक्सेलेंट, अपर्चर डिक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा? दो चीजें चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट, फील्ड ऑफ व्यू विल गेट स्मॉलर, एक से ना, ओके, फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे एक छोटा सा हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू विल डिक्रीज, पक्का कम स्क्रीन पे आ गया ना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज इंटेंसिटी विल डिक्रीज, पक्का इंटेंसिटी विल डिक्रीज। अगर आप देखोगे पहला ही डायग्राम में यहाँ पे 3 रेस जा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कितने जाएंगे? 2, आधे जाएंगे इनफैक्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर सेंटर का आप छोड़ दो तो 4 रेस से 4 के जगह पे कितने चले जाएंगे? सिर्फ 2। ठीक है, सो ओके, सेकेंड नहीं बस इतना ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर रिमेन सेम, फोकल लेंथ रिमेन सेम, दिस डिक्रीजेस, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ, नेक्स्ट ओवर हियर अगर मैं देख लूँ तो जस्ट अ मिनट, थर्ड केस में अगर मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर नीचे तो क्या चेंज हो जाएगा? अभी भी सब कुछ सेम है, बस क्या चेंज हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो गया ना, इसको मैंने रोटेट करा दिया है। तो कहने से दिस इज द न्यू प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट टाइम ऐसे ही हम लोग ने एक सम सॉल्व किया था, तो दिस विल बी द न्यू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर आप 4 केसेस में भी इसको रोटेट करोगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सब सेम ही है। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे होगा क्या, मिरर को मैं कट कर सकता हूँ एंड मिरर को इफ आई कट द लेंसेस, मिरर को तो जनरली हम लोग कट नहीं करते, लेंस को कट करके हम लोग कुछ तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हाँ, बट मिरर का और उसका लॉजिक सेम है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सेकंड पॉसिबल है कि यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी यह है कि हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर ले, मतलब मिरर को कट करके यहाँ पे सिर्फ मैंने मिरर को कट कर दिया और 2 पार्ट को बस ऐसे रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है। यहाँ पे ये चीजें चेंज हो जाएंगी स्लाइटली। मिरर को कट करके मैंने इसको ऊपर नीचे शिफ्ट किया, सो यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा। एक्सेलेंट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही चेंज हो गया खुद, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट तो सेम ही है, थोड़ा नीचे आ जाएगा। कहने से ओवर हियर द रेडियस एंड फोकल लेंथ बोथ विल रिमेन सेम, मतलब वैल्यू, हाँ पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, फोकस का पॉइंट चेंज हो जाएगा, वैल्यू रहेगा सेम। पक्का देख लेना ये पार्ट। हाँ, मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट मैंने कहीं पे रख दिया, यहाँ पे मान लेते हैं, तो ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सम भी है इसमें, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 2 ना, क्योंकि इसके लिए ये ऊपर वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे है और नीचे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो दोनों ऊपर उल्टे उल्टे आएंगे ना। हाँ, डिस्टेंस v का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बट i का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये हो गया सबका। चलो, कैन वी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, ध्यान देते हैं।
इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसका v का वैल्यू कितना आया -40/7 एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा? इनिशियली मैं लिख लेता हूँ, इनिशियल दैट इज द केस 1 में यहाँ पे, ठीक है, इनिशियली मतलब ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली यहाँ पे केस 1 में कैन आई यूज द फॉर्मूला 1/v, फटाफट देख लेंगे, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v का वैल्यू कितना आया फटाफट बता दो, -40/7, what will be the value of I by O is equal to -v by u which is equal to I will be given as -1/7। यहाँ तक ठीक है? ये कितने लोगों का आ गया? सबको ये आ गया? ठीक है, ओके, सबको ये आ गया ना? ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज इंटरेस्टिंग। केस 2 में अभी देखते हैं, दोनों मिरर शिफ्ट होकर ऊपर नीचे हो चुके हैं। मैं नया मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा पहला फर्स्ट हाफ ऑफ द मिरर और यहाँ पे आ गया मेरा सेकेंड हाफ ऑफ द मिरर। बोथ हैव शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर दिस न्यू मिरर कैन आई से द वी विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन आई। अच्छा देखिए, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, वी विल रिमेन द सेम। ऊपर वाला जो मिरर है उस पर ही ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ऊपर वाले मिरर के लिए देखते हैं, यही ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, यही प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ओ का वैल्यू कितना हो गया ये मिरर के लिए? 0। पक्का ना? वहां पे लाई कर रहा है ना, तो ओ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आई का वैल्यू हो जाएगा मेरा आई विल बी इक्वल टू -v/u इनटू ओ, तो ओ 0 तो आई भी कितना हो जाएगा? 0। तो नए इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हो गया फटाफट बता दो। नए इमेज -40/7, ठीक है, कॉमा 1 आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा -40/7 कॉमा, यही प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहे हो और ये खुद कोऑर्डिनेट सिस्टम के कितना ऊपर है? 1, तो -40/7 कॉमा 1 आ गया। ऑब्जेक्ट इस पे लाई कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट 0 हो गया। ऑब्जेक्ट है ये कितने लोगों का आया? -40,7, 1। 1 का लॉजिक समझ में आया? नहीं समझा? इमेज का हाइट कितना आया? 0। इमेज का हाइट 0 है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। अरे प्रिंसिपल एक्सिस खुद ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक ऊपर है ना, ठीक है, ओके। सेकंड देखते हैं, सेकंड इज इंटरेस्टिंग। सेकंड इसके लिए, सेकंड इसके लिए कैन आई से ये जो ऑब्जेक्ट है ये नए प्रिंसिपल एक्सिस के 2 ऊपर है, तो इमेज कितना नीचे रहेगा देख लेते हैं, ठीक है। I by O, O 2 ऊपर है ना, इज इक्वल टू -40/7 कॉमा -40, तो कैन आई राइट दिस एज I विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2/7। पक्का? या तो ठीक है, तो इसका नए इमेज का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? -40,7 कॉमा -9/7। अरे वापस सेम ही है, इसके 2/7 नीचे लाई कर रहा है ना, और ये खुद 1 से नीचे, सेम है लॉजिक। कितने लोगों का आ गया? 1 2, गुड। और समझा? बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे 4th बेंच 5th बेंच समझा? पक्का? पीछे नहीं समझो तो पूछो। हाँ, चेंज हो जाएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पोल से जो पास होता है वो हो गया ना, सेंटर और पोल, तो पोल चेंज हो गया ना उसका। इसके लिए पोल ऊपर चला गया, उसके लिए पोल नीचे आ गया। मेरा खुद कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर नीचे है ना, ठीक है, पक्का? अब देखते हैं, अभी हम लोग हो गया, फटाफट लिख लेना। इसके बाद 3 सम्स है, उसमें से 2 मैं सॉल्व करूंगा, एक या फिर एक ही मैं सॉल्व करता, बाकी के 2 आप सॉल्व कर लेना। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 2/7 पे आया ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल रहा हूँ। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 ऊपर है, तो इमेज 2/7 नीचे से आ गया, नीचे आ गया, बराबर ना? समझा? ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आई होप सो आपको बेसिक मैथ्स आता है। ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इतना कुछ मैं इक्वेशंस वगैरह तो नहीं यूज कर रहा। यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोग लास्ट पार्ट है ये मिरर्स का, ठीक है। अभी हम लोग एक मिरर ले रहे थे, उसके जगह पे मल्टीपल मिरर्स ले लेंगे, जिसमें प्लेन और कर्ड मिरर दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मे बी आ भी जाएगा, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लेते हैं।
आपको आ भी जाएगा, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। पेन नीचे रख दो, एवरीवन लुकिए लुकिए लुकिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस इफ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन द प्लेन मिरर। ओके, क्लियरली मेंशन किया कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लेन मिरर। ठीक है, सो यहाँ से लाइट कहाँ पे जाएगा, ओ से लाइट कहाँ पे जाएगा, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, राइट में, क्लियरली राइट में चला जाएगा। तो देखना जो डायरेक्शन में लाइट जा रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, आगे क्या होते जाएगा, नेगेटिव। मिरर बाय मिरर चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब ये मिरर के लिए राइट में चीजें क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव, लेफ्ट में चीजें क्या होती जाएंगी, नेगेटिव। अब मुझे बताना ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, 25। एक्सेलेंट, 25 है ना, तो इमेज का भी 25 होगा, बट इतना डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं पे तो मेरा फर्स्ट इमेज बना 25 के डिस्टेंस है, पक्का। अब देखो 65 तो आएगा, दैट इज नॉट एन इश्यू। मुझे होता है यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आने वाला है, तो लेफ्ट में चीजें क्या होने लगेंगी, पॉजिटिव, और राइट में नेगेटिव होने लगेगा। डायरेक्शन ऑफ लाइट का डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, तो राइट में चीजें कर्व्ड मिरर के लिए, मतलब कॉन्केव मिरर के लिए, यहाँ पे राइट में चीजें नेगेटिव और लेफ्ट में पॉजिटिव। पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, कितना दूर है ऑब्जेक्ट, 65, पक्का। 40 प्लस 25 65 है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। प्लस 65 या माइनस 65, माइनस 65, पक्का, एक्सेलेंट। 1/v माइनस 1/65 इसको 1/f। फोकल लेंथ कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, प्लस 10 या माइनस 10, माइनस 10। माइनस का लॉजिक कैसे रहेगा, इमेजिन करो कि ये कंप्लीट कर दिया मैंने सर्कल, तो सेंटर कहाँ पे आ रहा है, राइट में ना, तो माइनस 25। राइट में चीजें अभी यहाँ पे नेगेटिव, माइनस कितना 10, सॉरी। 1/v विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1/10 प्लस 1/65। एलसीएम कितने का हो जाएगा इसका, 130, पक्का, 130 ना, पक्का। तो 1/v माइनस 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 130। अगर ये गलत नहीं है तो यहाँ, तो v कितना आ गया, 130 डिवाइडेड बाय 11, माइनस आया है। तो इमेज कहाँ पे बना, राइट में बना या लेफ्ट में बना, एक्सेलेंट, राइट में बना है। 130/11 मतलब रफली 12 के आसपास हो जाएगा, मीन समवेयर ओवर हियर। कितने डिस्टेंस पे, यस, कितने डिस्टेंस पे बना है, 130 डिवाइडेड बाय 11। अच्छा ओके, कितने रिफ्लेक्शन के बाद पूछा है, 3, और एक बाकी है। अब लाइट में कहाँ पे जाएगा, बस मुझे इतना बता दो, राइट में, तो राइट में चीजें होने लगेंगी पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, बट इसमें इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लेन मिरर है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज। एक्सेलेंट, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 130/11 है, ये यस 40 माइनस 130/11 मतलब 440 माइनस 310/11। 300/11 लेफ्ट में है, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, 310/11 राइट में, विच इज एक्स है ना। 310/11 कितना रहेगा, रफली 28 के आसपास। ठीक है, 28 के आसपास है, पक्का। तो इससे थोड़ा सा राइट में आ जाएगा इमेज, यहाँ पे आ गया I3, कितना आया था, नहीं 310/11। ठीक है, ओके, पूछो अभी क्या डाउट है, बाकी ये लोग कॉपी कर लेना। अभी ये चीज रियलाइज कर रहे हो कि अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन में ही है, अभी रिफ्रैक्शन करेंगे हम लोग, आज ही स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हाँ, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसका कुछ तो यूज भी है, बट हर एक पार्ट का यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि हम लोग ने एक मिरर का एक चीज देखा था कि ऐसे मतलब ऐसा मिरर था, याद है, एक ऐसा था कि यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाता है वापस, इसका कुछ यूज है एक्चुअली, हाँ है। सबमरीन भी ठीक है, ये तो ठीक है, वो पेरिस्कोप अलग हो गया, सबमरीन के अंदर होता है, या आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो। अगर आप देखोगे हाईवे पे जाते समय, वेयर देयर आर नो स्ट्रीट लैंप्स स्पेशली, वहां पे नीचे एक ऐसे येलो कलर का आपको एक ये दिखाई देता है, रिफ्लेक्टर बोलते हैं हम लोग इसको। तो आप क्या करते हैं, आपके गाड़ी के जो हेडलाइट से ये जाता है, वही जाके वापस रिफ्लेक्ट होके आता है, समझो। हाँ, हर एक इसमें होता है, साइकिल्स में भी होता है। ठीक है, तो है, हर एक का एप्लीकेशन तो है। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां पे इफ
एनीवन ड्राइव्स कार, ठीक है, अगर किसी को पता है थोड़ा बहुत, तो आपको जनरली जहाँ पे स्ट्रीट लैम्प वगैरह नहीं होते वहाँ पे रात को आपको डीपर पे चलाना पड़ता है या फिर अपर पे चलाना पड़ता है, क्योंकि डीपर पे ही आपका रिफ्लेक्शन हो पाएगा, क्योंकि उस हिसाब से बनाया जाता है. यस, शैल वी प्रोसीड? बोलो ना. पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज जो भी है, फ्रॉम प्लेन मिरर या फिर behind the plane mirror. Okay, everyone done with this? Next question सब लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? हो गया ये? आई होप सो आपको अभी जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में, जितना मई वगैरह के हॉलीडेज मिलेंगे, अप्रैल वगैरह जो भी आपको एक एक लेक्चर जाएगा उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? आईपीएल वगैरह देखने में टाइम वेस्ट मत करना. हाँ, डन डन पक्का? यस, डन. शैल वी प्रोसीड? ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे. हो गया? ओके. ओके, look here. Next question, everyone, go ahead. Write on the question. फटाफट. 2 रिफ्लेक्शन के बाद ही चाहिए. ठीक है, लिख लो फटाफट. डेलॉइट ऑब्वियसली आपका नहीं है, मतलब डेलॉइट 11th वाले को क्यों लेगा? कैनेडा को बैक नहीं मिलेगी ना. चोरी भाई, दफ्तरी चोरी को 2 बार चोरी हो सकती है सामने भाई वापस. एवरीवन गो अहेड, राइट ऑन दिस क्वेश्चन. चलो ठीक है, डायग्राम, सॉरी क्वेश्चन लिख लिया. डायग्राम देख लेते हैं. कुछ ऐसे है डायग्राम, पक्का? डायग्राम में कितने मिरर दिखाई दे रहे हैं? 2. और पहला रिफ्लेक्शन क्लियरली मेंशन्ड है, कहां से हो रहा है? M1 से. तो M1 से पहले रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहां पे जाएगा? एटलीस्ट इनिशियली टुवर्ड्स राइट, पक्का ना? M1 पे रिफ्लेक्शन के लिए तो राइट में चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी, लेफ्ट में चीजें नेगेटिव. पहले पोजीशन ऑफ द इमेज निकालो. पहले आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे. ओके, कितना आया पोजीशन ऑफ द इमेज? जल्दी जल्दी लिख लो. कितना आया? हाँ, 20 कैसे आएगा? 5 आएगा ना? यस, पॉजिटिव है. और नेगेटिव रहता तो इन्फिनिटी आता था. 1/10 प्लस 1/10 1/20 नहीं होता. सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके फोकल लेंथ पे नहीं है, उसका फोकस राइट में है. फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लो. ओके, पहले रे का डायरेक्शन ड्रॉ कर लो ना. रे का डायरेक्शन राइट में आ जाएगा, पक्का? डायरेक्ट पेंसिल सॉल्व कर लेना, पेंसिल से मत सॉल्व करो. डोंट वरी, राइट आ जाएगा. कितना आया v का वैल्यू? 5. अच्छा ओके, 5 प्लस आया माइनस आया? प्लस. प्लस आया मतलब राइट में या लेफ्ट में? राइट में, एटलीस्ट पहले मिरर के लिए. ये सबको ही आ गया. वर्चुअली बनने वाला है. हाँ, ये इतना सबको आ गया. कॉन्वेक्स मिरर मुझे रियल इमेजेस दे सकता है? नहीं, देखते हैं, पता नहीं. दे सकता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए. हाँ, तो वैसे भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? जिसका हो गया पेन नीचे रख देना, और जिसका नहीं आ रहा है हम लोग हो गया पूरा. खाली फाइल तक ही कर रहा था. नहीं पूरा करना है ना. पूरा हो गया तो पेन नीचे रख दो. ओके, +5 आया. आप मुझे बताओ रे कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट में, पक्का? तो लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया? 45 10 55 60 हो जाएगा, पक्का? -60. गुड. 60/4 आ रहा है.
30 आ रहा है, +30 -30 सॉल्व करना आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखते हो गया सबका ही, यहाँ पे फर्स्ट बेंच हो गया। 2 पार्ट इसमें कैलकुलेट करना है। एवरीवन लुक हियर नाउ, पहले 1/v + 1/u = 1/f मैं मिरर M1 के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। तो v का वैल्यू कितना आया, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, कितना आया -60। ये मिरर के लिए लाइट रे राइट में जा रहा था, तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, पक्का। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से v -60 आ गया, इट मीन्स 30 15, और यहाँ पे कहाँ पे तो मेरा फर्स्ट इमेज आया है, यहाँ से 60 पे, मीन्स यहाँ से 15 पे आ जाएगा, हाँ या ना, यहाँ तक ठीक है। अब मेरा मेन क्वेश्चन तो यही पूछा था आप लोगों ने कि इसका फाइनल आगे इमेजेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, मतलब पहला तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गया, बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? लाइट एक्चुअली सिल्वर्ड सरफेस पे नहीं गिर रहा ना, ऑब्जेक्ट इज ऑन द सिल्वर्ड सरफेस, दैट इज ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल, बट लाइट यहाँ पे सिल्वर्ड सरफेस पे नहीं गिर रहा। दिस इज पार्टली, सो देयर विल बी मोर इमेजेस फॉर्म ड्यू टू दिस, जैसे जाके कुछ ऐसे राइट में वगैरह जाएगा, तो सेम ये लॉजिक आ जाएगा। अभी देखना, ये लाइट रे लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में चीजें पॉजिटिव और राइट में चीजें नेगेटिव। तो 1/v + 1/15 = 1/10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी पॉजिटिव हो गया ना, और फोकल लेंथ तो वैसे भी पॉजिटिव ही था, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/v = 1/10 - 1/15 30। So v is 30, it means ये और थोड़ा सा आगे बनेगा I2, ठीक है, which will be at a distance of 30, पक्का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। क्या आई और ओ का हमें आ रहा है, उस पर देखते आई और ओ का देखते। अच्छा एवरीवन, दिस इज इंटरेस्टिंग। फाइनल आई का वैल्यू पहले आप बता दो क्या क्या है, 1 और सबको 1 ही है, और हाइट फाइनल हाइट, और कोई आंसर्स आ गए? 2, ओके 1 है 2 है और 1 और 2 है, दिए 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। देखिए मुझे फाइनल इमेज का हाइट बता, फाइनल इमेज का हाइट 2 है, 1 है, क्या है यहाँ पे आता है, जो भी है सेंटीमीटर मीटर में उसका लेना देना नहीं है। नॉट टॉप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो एवरीवन, नॉट टॉप, लिखे यहाँ पे देखते हैं। कोई पार्ट अगर डाउट है तो मैं सॉल्व कर लूंगा और एक बार, बट यहाँ पे देख लो एवरीवन लिखिए I/O, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। I/O = -v/u, पक्का। ये फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना। पहले मिरर के लिए I का वैल्यू पता नहीं, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है, रहने दो 5 मिलीमीटर ही रहने दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे रेशो में निकलने वाला है, = -v कितना आया, -60 u / -30, So -2 और फिर -10। I का वैल्यू -2 आ गया, नहीं कितना आया, -10, पक्का। बोलो क्या डाउट है, चलेगा ना? ये मिलीमीटर नहीं है ऐसा, ये सेंटीमीटर में रेशो निकल गया। ये जो फाइनल आंसर ये मिलीमीटर में ही है, ये आंसर मिलीमीटर में ही है, ठीक है। सेकंड के लिए यही। अच्छा आई अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर था थोड़ा सा, तो ये इमेज I1 कहाँ पे आ गया, एक्चुअली नीचे, ओके। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट, सेम अगेन फॉर्मूला, I विल बी इक्वल टू, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, -10, v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू कितना आया था, 30, पॉजिटिव 30, और इसका वैल्यू नहीं 15 आया था क्या, पॉजिटिव 15, I का वैल्यू -20,
सॉरी सॉरी +20 मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में लोगे तो 20, मतलब ये ऊपर आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है अभी ये, बट ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते या फिर फटाफट सॉल्व कर लो। यहाँ पे देख लेते एवरीवन, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा पूछा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन एकदम इजी है एक्चुअली। क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, ठीक है, दो ही नहीं, इनफाइनाइट नहीं बनेंगे। यहाँ पे रीजन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रे अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे मिरर M1 है, ये M2 है, ठीक है। मुझे बताओ ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, आगे जाके M2 के साथ तो इंटरेक्ट हो रहा है क्या? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के और इमेजेस बनेंगे यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन का एक ही इमेज बनेगा। और सिमिलरली दूसरे रिफ्लेक्शन का भी ये एक हो गया, ये एक हो गया, आगे जाके ये ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये और इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा प्लेन मिरर के साथ। तो नंबर ऑफ इमेजेस एक सेकंड, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? 2, और ये दोनों इमेजेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बोलो उसका वो एक्चुअली इमेज का रिफ्लेक्शन होगा ना? यस, करेक्ट करेक्ट। बट मुझे इमेजेस बनाने के लिए मुझे 2 रेस चाहिए। ये वाला रे तो ठीक है, ये अगर मैं रे देखूंगा तो ये रे कुछ ऐसे जाके इंटरेक्ट होके यहाँ पे ये एक वाला एक इमेज बना रहे, लेट दैट इमेज भी I1। बट ये जो रे आगे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे कहीं पे जाके आ ही नहीं रहा ये मिरर के आगे। और सिमिलरली हाँ फॉर सेकेंड, हाँ बस यहाँ पे अगर कॉन्केव आ जाता तो पॉसिबल होता था, क्योंकि वो रे अंदर आने के चांसेस है ना। इनफाइनाइट नहीं बनता था वो केस में, इनफाइनाइट नहीं बनेगा वो केस में, 3 बनेगा। तो देख लो कितना आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा। एक तो 20 आ जाएगा, मतलब वही एक यहाँ पे 20 पे आ जाएगा पक्का, सिंपल है। और ये आ जाएगा 10 10, तो ये 5 का आ गया, सर ये 5 पे आ गया, हो गया 2 ही इमेजेस है, दोनों वर्चुअल है, दोनों वर्चुअल है ना। सेंटीमीटर हो, 10 मीटर नहीं है, 10 मीटर। फिर आपको कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, 1/1000 लेके करना पड़ेगा। ऐसे इतना टफ नहीं है बट ठीक है। ओके चलो एवरीवन, शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे देखते हैं। Now we are done with the reflection part and we are going to proceed with refraction. And refraction में हम लोग अलग अलग से चीजें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो वही लिख लो, you have to bring the logbook, ठीक है। सॉरी अभी नहीं था, ठीक है। एंड सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट। ओके, रिफ्रैक्शन में बेसिक से चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर वगैरह, और इसका कुछ हम लोग को यूज है या नहीं है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो है यूज तो है इसका, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसका बहुत ज्यादा यूज है, डे टू डे लाइफ में हम लोग ये यूज करते ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द रिफ्रैक्शन। सो ऑन अ फ्रेश पेज अदरवाइज लीव 2-3 लाइन्स एंड राइट डाउन रिफ्रैक्शन। अगर आपका पेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, स्टार्ट ऑन अ फ्रेश पेज, अदरवाइज लीव 2-3 लाइन्स एंड राइट डाउन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में यहाँ पे मीडियम चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। आप चाहिए तो पढ़ सकते हो, इतना कुछ ये नहीं है, ठीक है। चलो चलिए प्रोसीड। अब यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, चलो रिफ्रैक्शन में यहाँ पे मीडियम चेंज होता है या नहीं होता है? होता है। सो यू कैन राइट डाउन दिस पार्ट, यस यस राइट इट डाउन, राइट इट डाउन एवरीवन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। Deviation or bending of the light rays from their original path while passing from one medium to another is called as refraction. Mediums have different optical density. अब ये optical density मतलब क्या हो जाता है? But over here, yes, that is a refractive index. Refractive index उसके बाद आता है, but basically light अगर denser से rarer medium जाएगा, it will move towards the normal, away from the normal, sorry, और rarer to denser जाएगा, it will go towards the normal. ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ये चीज होती है जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा वहां पे नहीं, बट वो अलग हो गया। बट व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट थिंग, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेसर या स्मॉलर, ओके।
इसका आपके एक्चुअल डेंसिटी से लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर डेंसर रहेगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, एक्चुअल मास डेंसिटी ज्यादा होगा, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होने के चांसेस है, ठीक है। यस, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। जैसे कि इफ आई कंसिडर अ सिंपलेस्ट एग्जांपल, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है? एयर का टेक्निकली 1 नहीं होता, 1.001 होगा रफली, तो बट वो हम लोग 1 ले लेते हैं, तो वैक्यूम का कितना हो जाता है? 1। सो इफ यू कंसिडर एयर थोड़ा सा ज्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू वैक्यूम, ठीक है, सो उसका यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा 1.001। वाटर का अगर आप देखोगे, वाटर का रफली कितना होता है? 1.33, दैट इज 4/3, ठीक है। प्योर वाटर का 4/3 हो जाएगा 1.33। ग्लास का होता है 3/2, दैट इज 1.5। तो ग्लास वैसे अगर आप देखोगे मास डेंसिटी में भी ज्यादा है एंड ऑप्टिकल डेंसिटी में भी ज्यादा है, बट ये जरूरी नहीं है कि जिसका मास डेंसिटी ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा, ये जरूरी नहीं है, बट जनरली इट इज ऑब्जर्व, ठीक है। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर एंड वन इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। लिखते जा सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव index of a medium is defined as the ratio of the speed of the light in vacuum to the speed of the light in the medium. Okay? ये पूरे फॉर्मूले वगैरह मैं आपको देते जाऊंगा लिटिल बिट लेटर, पहले ये बेसिक से चीजें लिख लो। डायग्राम ड्रॉ कर लेना, राइट में आपको चीजें लिखनी है, वहां पे फटाफट आप खुद ही लिखते जाओगे ये चीज। एन डैश क्या है? नॉर्मल। IO क्या हो जाएगा मेरा? इंसिडेंट रे। ION ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। N डैश OR सबसे पहले रिफ्रैक्टेड रे, N डैश OR विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, डिविएशन ये दोनों के बीच का एंगल रहेगा, करेक्ट। सो इफ आई एक्सटेंड द इंसिडेंट रे, सब सेम ही चीज है, आपको पता भी है ये, तो ये हो गया ना मेरा एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन को मैं यहाँ पे I और R इक्वल नहीं हो जाएंगे ना, डेल्टा। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज डेल्टा विल बी इक्वल टू I माइनस R या R माइनस I, दोनों हो सकता है, उसका मॉड है। बट कैन वी प्रूव दिस थ्योरेटिकली? प्रैक्टिकली तो आपने ये किया रहेगा, आपने एग्जाम में ऐसे कॉलेज में ऐसे यू माइट हैव यूज्ड 2 पिन्स, ठीक है। आप वहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हो क्लास लैब के आसपास, ठीक है। सो प्रैक्टिकली वी कैन प्रूव म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R, बट थ्योरेटिकली कैन वी प्रूव इट? नहीं, हाँ, सिर्फ ज्योमेट्री यूज करके, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी ऑब्जर्वेशन। ओके, when the light passes from medium 1 to medium 2, यहाँ पे लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जाएगा, तो हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों सेम ही है। मींस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1। बेसिक से पहले फॉर्मूले कर लेते हैं। कैन आई आल्सो राइट डाउन दिस पार्ट एज 1 डिवाइडेड बाय μ2 to 1। ये कहाँ से आया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। 1 से 2 में जा सकते हैं, तो 2 से 1 में भी सेम ही एंगल बनाएगा। मतलब क्या? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लेटर से 40 और यहाँ पे 30 ऑब्टेन हुआ, तो अगर ये 30 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो रिवर्स हम लोग कर सकते हैं लाइट। उसके बाद, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अभी देखते हैं C1 डिवाइडेड बाई C2। अब C का खुद का फॉर्मूला होता है n लैम्बडा, ठीक है। मुझे बताना, यहाँ पे C का खुद का फॉर्मूला हो जाता है n लैम्बडा, n बीइंग द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा बीइंग द वेवलेंथ। टेल मी वन सिंपल थिंग, व्हेन द लाइट, यस, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या सेम रहता है? सेम। कैसे पता चला भाई? बट वो कैसे पता चलता है कि हम लोग को प्रैक्टिकली कैसे ऑब्टेन हुआ? फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ वेरी, देखते हैं, यस, लाइट का कलर क्या रहेगा यहाँ पे? सेम, पक्का। सो इफ आई से दैट n रिमेन्स कांस्टेंट, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय λ2, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूले, ओके। और एक पता है आपको, sin I डिवाइडेड बाय sin R, ठीक है। दिस इज इन मीडियम 1, याद रखना, दिस इज I इज इन मीडियम 1 एंड दिस इज इन मीडियम 2,
पक्का। इसके आगे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे और भी है 1/sin IC, बट ये कंडीशन एक ही कंडीशन के अंदर अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पे जो μ2 होता है, इसका कंडीशन एकदम सिंपल है, μ2 शुड बी कौन सा मीडियम, डेंसर। जब ये डेंसर से, ठीक है, μ2 हम लोग डेंसर का सब्स्टिट्यूट करेंगे और μ1 हम लोग रेयर का सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन ओनली दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड। वरना ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा अगर रेयर टू डेंसर के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो। ये मैं प्रूव बाद में कर लेता हूँ। IC या फिर थीटा सी लिखा रहेगा, वेयर IC इज द क्रिटिकल एंगल। आर यू अवेयर ऑफ द क्रिटिकल एंगल? देख लेंगे अगर नहीं भी पता है फिर भी, ठीक है। वही है, बस ऊपर नीचे नोटेशन। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें not talk, do not talk, everyone, look here, not talk, everyone, यहाँ पे देख लो, सेकंड क्लास में सीधा बैठो, फटाफट, not talk, ठीक है। इज इक्वल टू, और फॉर्मूले आते हैं यहाँ पे, इतने फॉर्मूले आपको पता है, और इसके आगे के जो है वो मैं बाद में प्रूव करते जाऊंगा। फिलहाल के लिए सबके सब फॉर्मूले मैं एक साथ दे रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, एक सेकेंड ना, रियल डेप्थ अपन अपेरेंट डेप्थ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग शिफ्ट बोलते हैं या नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, जैसे या फिर लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। जैसे लैटरल शिफ्ट होता है वैसे एक दूसरा शिफ्ट भी होता है, वो अलग है स्लाइटली, हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला है दैट इज tan IP, ये आपको पता नहीं है, IP बीइंग द पोलराइजिंग एंगल। अभी के लिए लिख लो, ये रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ में भी यह आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर लाइट फ्रॉम μ2, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वर इन μ1। ये है क्या, बाद में देख लेंगे हम लोग, ये लिख लेना। यहाँ पे लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम μ2 एंड ऑब्जर्वर इज इन μ1, ये है क्या हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। डोंट वरी, लोग ये ना यहाँ पे देख लो, डन, नॉट टॉक। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हो गया, ठीक है। सो ये सब फॉर्मूले जो आगे के डेरिवेशंस वगैरह रहेंगे, आई विल डिराइव दैट पार्ट एज वी प्रोसीड विद द चैप्टर, ठीक है। बट फिलहाल के लिए फॉर्मूले सबके सब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपको एक साथ दे दिए हैं, ठीक है ना। लुक हियर, the first question that goes is when the light of first, एक ही इसमें ये क्वेश्चन में सबके सब चीजें आपको एक साथ ही आ जाएंगे, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और फटाफट यहाँ पे सॉल्व करना देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। तो when the light of wavelength 5000 angstrom, not talk, when the light of wavelength 5000 angstrom passes from water to glass, it makes an angle of 50 degree with the surface। ये 50 डिग्री क्या दिया है, नहीं क्या बोलते, ग्लांसिंग एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 40। तो आप लिखते जाओ क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। Speed of the light in water, speed of the light in glass, angle of incidence and refraction, wavelength of light in glass, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन ये हम लोग थोड़ा बाद में देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपके पास लॉगबुक नहीं है, तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी के पार्ट हम लोग अभी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पार्ट में पूछा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कितना आ जाएगा। यहाँ पे ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3, 9/8 सेकेंड। बी पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये एग्जैक्टली उल्टा, नॉट टॉप, ठीक है। ये एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8/9। सी क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, तो म्यू ऑफ वाटर क्या आ जाता है यहाँ पे, C in air divided by C in water। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर कितना है, मैंने स्टार्टिंग में दिया था
चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और म्यू कितना दिया वाटर का 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ गया रहेगा आपको 9/4 × 10⁸ या 2.25 × 10⁸। डी सिमिलरली म्यू इन ग्लास हो जाएगा सी इन ग्लास डिवाइडेड बाय सॉरी सी एयर डिवाइडेड बाय या सी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय सी इन ग्लास। ई पार्ट बाद में कर लेते, एफ देख लेते। वेवलेंथ तो ये मुझे नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर दे देना। म्यू ऑफ कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, वाटर से ग्लास ना, तो μ2 डिवाइडेड बाय μ1 में आ जाएगा λ1/λ2। अब देखना μ2 वो मीडियम करेगा जहां पे लाइट जा रहा है। लाइट किस में जा रहा है, ग्लास में, और ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, वाटर में। लैम्बडा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ ग्लास, यहाँ तक ठीक है। μ2 वो मीडियम करेगा जहां पे लाइट जा रहा है, और μ1 वो मीडियम करेगा जहां से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है। तो म्यू ऑफ द ग्लास, ग्लास कितना, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/8 लैम्बडा इन वाटर, वाटर का दिया ऑलरेडी 5000 ले रखो 40/9 40,000/9। ध्यान देते हैं यहाँ पे एवरीवन लिखे μ2/μ1 का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा sin I/sin r। उसमें μ2 वो मीडियम होगा जहां पे लाइट जा रहा है, μ1 इज द मीडियम इन विच द लाइट ओरिजिनेट्स। ओके, इज इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाय λ2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2, ठीक है। हो गया ये पक्का सबका। चलिए प्रोसीड, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन लिखे ना। सो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। आई होप सो यू डोंट रिक्वायर माय असिस्टेंस, ठीक है। फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नॉट डू नॉट ऑफ μ2/μ1 का फॉर्मूला क्या आएगा, λ1/λ2 इसको sin I/sin r। सॉरी, मीडियम ए जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है पता नहीं कितना है, मीडियम बी में कितना है C/3 sin 45। ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ बराबर सेम, और एक रूट नहीं होगा, और एक रूट नहीं, आप बहुत सारे मेथड में लिख सकते हो, 2/√6 भी लिख सकते हो। इतने लोगों का ये आ गया, बाकी के लोगों को कैसे नहीं आया, मतलब सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है। C2/C1 एक सेकंड ना, C1/C2 μ2/μ1 इज इक्वल टू C1/C2 ना, ठीक है। गो ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई का प्रॉब्लम, ऊपर के वाईफाई से करे पड़ता है। चलो, शैल आई प्रोसीड, ध्यान से करना एवरीवन, गो अहेड। इजी है क्वेश्चन, इजी फटाफट सॉल्व करो, चेहरे मत बनाते बैठो। गो अहेड। R30 आ गया सबको, μ2/μ1 sin I/sin r से R सबको 30 आ गया। अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड अगर ये 30 तो ये वापस 60 होने वाला है। इतने वैल्यूज कितने लोगों को आ गए, R' और E के आ गए सबको, ठीक है। अभी इसके आगे देखो, एंगुलर डेविएशन में एक कैच है फिलहाल के लिए, ये जो एंगल है वो इजीली आ गया तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज 60 डिग्री, करेक्ट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एवरीवन, let us try to calculate the angle of deviation by applying the logic.
मुझे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, राइट? एंड दिस विल बी द फर्स्ट डिविएशन। मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? दिस इज 30, दिस इज 30, कैन आई से दिस विल बी 120, राइट? दिस विल अगेन बी 60। जाके देखो। So if I consider this ray will, and this ray is also making an angle of 60 degree with the normal. So can I say this ray is purely lying in which axis? X. देखो ना, ये दोनों के बीच में 60 डिग्री हो गया ना। वैसे भी हो चुका है ना कि वो रे इधर जा रहा है, ये वाला रे इधर जा रहा है, तो वैसे करके तो सब लोग एक दूसरे को सिंपल यूज करके सब दिख रहा है। चलेगा, बट तो अभी एंगल स्टैंडर्ड इसलिए आ गया कौन सा। बोलो ना। स्टार्टिंग के रेस से डिविएशन इज, अगर डिविएशन में स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से दो रेस, तो आप हमेशा कौन से लोगे? फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, अब देखते हैं। आई एम एवरीवन में दिस, यहाँ पे देखिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। इसका डेरिवेशन आपको नहीं लिखना है, ध्यान से देख लो जो मैं अभी डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है? यू हैव टू जस्ट राइट ऑन द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है? ध्यान दो, ये इंटरेस्टिंग है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग इसमें, ठीक है? बट इफ यू आर गोइंग टू दैट थिंग, ठीक है, एवरीवन लुक हियर। इफ आई ड्रॉ द इंसिडेंट रे which has the unit vector, let the unit vector of the incident ray be E I cap, and let the angle of incidence over here be equal to I. Let the unit vector along the normal, let it be equal to E n cap. Okay, ठीक है? ध्यान से देख लेना, एवरीवन लुक है ना, ठीक है? E n cap, ये जो यूनिट वेक्टर है, लेट अस टेक इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई कोई क्वेश्चन, कोई कोई इसमें अपर डायरेक्शन भी लिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, यू विल स्टिल गेट द ऑब्टेन द सेम आंसर, ठीक है? ध्यान देना, इंटरेस्टिंग, इजी भी है। These are both unit vectors. This is the unit vector along the normal, and this is the unit vector along the angle of incidence. Okay, and look here, ठीक है? So over here, if I draw the refracted ray, let it be ER vector, and let this be EN vector. ये ऊपर भी अगर आप लोगे सेम ही आंसर आने वाला है, there will be no change in the answer, ठीक है? And let this be the refracted ray. अब जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है, I want to get their equations in vector form, ठीक है? विच इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाके सोचोगे, वी कांट गेट द आंसर डायरेक्टली इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर के लिए हम लोग को पूरा वेक्टर लॉजिक लगा के यहाँ पे ट्रायंगल लॉ वगैरह करना पड़ेगा। बट वी कैन डू वन थिंग, ठीक है? हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन आई राइट μ2 by μ1 विल बी इक्वल टू sin i by sin r, आया ना? sin i by sin r, ओके? सो कैन आई राइट दिस इज μ2 sin i, sorry, μ2 sin r will be equal to mu1 sin I. Yes. Now how will I transform this in the vector form? ठीक है, ध्यान से देख लो, एकदम easy है वैसे तो, बट अगर आप पूरा पूरा वेक्टर लगाने जाओगे, you will not get the answer directly, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन, whenever we multiply two vectors, do we obtain the sign as a function, or do we कौन सा, वो भी कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट है या क्रॉस है? क्रॉस, ओके? क्रॉस प्रोडक्ट, करेक्ट? यू विल नॉट गेट द आंसर इन डॉट प्रोडक्ट। अभी देखना ध्यान से, कैन आई राइट ई आई वेक्टर डॉट, सॉरी, क्रॉस ई एन, या फिर सिर्फ मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ई एन वेक्टर विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट ई आई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ई एन, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एन इंटू साइन आई। यस, बट ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1, तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ओके? सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज μ2 इन द ब्रैकेट ई आई क्रॉस ई एन विल बी इक्वल टू μ1, सॉरी, ये μ1 के लिए आ जाएगा, μ1 के लिए आ जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा, एंड सिमिलरली साइन आई है ना, ठीक है? ओके, एंड सिमिलरली साइन आर के लिए क्या आने वाला है? μ2 इंटू ई आर वेक्टर क्रॉस ई एन वेक्टर, पक्का? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? सिर्फ साइन चाहिए इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्या? साइन चाहिए इसलिए, यस, साइन चाहिए इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, बस और कोई लॉजिक नहीं है, बट बोथ ऑफ देम आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? यू विल जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है? सिर्फ डायग्राम,
उसके नीचे कुछ तो लिखना है एंड देन यू विल जस्ट राइट डाउन द फाइनल फार्मूला. कोई डेरिवेशन वगैरह आप नहीं लिखोगे. ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो. क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट? फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैंने इसको भी नीचे कर दिया तो ये माइनस आ जाएगा, रे भी माइनस आ जाएगा, रे ही ऊपर हो गया तो प्लस प्लस. सुकून. जस्ट द डायग्राम. इसको सिर्फ एन कैप लिख देते. ठीक है, जान लिख देते. इससे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है. व्हेन यू ट्राई टू सिमुलेट समथिंग इन गेम्स, जैसे कि गेम्स में अगर आप पानी में देखते हो तो पहले के ओरिजिनल गेम्स में ये सीधा सीधा रे ड्रॉ करते थे हम लोग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके हिसाब से चेंज नहीं करते थे. बट इफ़ यू चेक द मॉडर्न गेम्स उसमें आप देखोगे तो वो दिखता है, मतलब रियल डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ एक्चुअल दिखाई देता है. यस, आपके पीसी को तो पता नहीं होता कि आपका पीसी को जो गेमिंग एप्लीकेशन होता है, जो गेमिंग फिजिक्स होता है उसके पीछे, ठीक है, वहां पे यू ड्रॉ द वेक्टर्स. तो आपका पीसी ये वाला इक्वेशन यूज करके ही प्रोजेक्ट्स द ऑब्जेक्ट और वट एवर इट माइट बी. ठीक है, तो ऐसे है. और बहुत सारी चीजें सिमुलेट करने के लिए वी यूज दिस थिंग्स. चलो डन. डायग्राम हो गया. डेरिवेशन वगैरह नहीं लिखना है. डायग्राम लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके साइड में लिख लेना लेट EI वेक्टर, EI कैप, सॉरी EI कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट रे. लिख लो EI कैप यूनिट वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट रे. ER कैप क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे. and En vector let it be for the unit vector for the normal. ठीक है, I hope everyone is on with this. Okay. एक क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन अच्छा है बहुत. ठीक है, एडवांस लिख लो. ऑलरेडी आते हैं ना वेक्टर्स? फॉर z ग्रेटर देन 0, फॉर z ग्रेटर देन 0 म्यू इज इक्वल टू, for z greater than 0 mu is equal to √2 and for z greater than 0 mu is equal to √2 and for z less than 0, मतलब मेरा बाउंड्री कहाँ पे बन रहा है? z पे. for z greater than 0 mu is equal to √2 and for z less than 0 mu is equal to √3. क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, ठीक है, Z है क्या? समझेगा. ठीक है, where the incident ray, अच्छा z ग्रेटर देन 0 लिखा है, वहां पे ब्रैकेट में लिखना मीडियम 1 एंड z लेस देन 0 लिखा है, वहां पे लिखो मीडियम 2 ब्रैकेट में. ठीक है, इंसिडेंट रे is given by the vector, incident ray is given by the vector 6√3 I cap plus 8√3 j cap, 8√3 j cap minus 10 k cap
कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। 99 का क्वेश्चन है ये। गो अहेड। तो ये 99 का क्वेश्चन है। ट्राई दिस क्वेश्चन। z ग्रेटर देन 0 पे √2 है, z लेस देन 0 पे √3 है, एंड 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। मुझे बताओ इसमें नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्या हो गया? बाउंड्री z से सेपरेट हो रहा है ना, तो नॉर्मल इज अलोंग विच एक्सिस? z एक्सिस। मीडियम मन में हो रहा है बस इतना ही। क्वेश्चन अच्छा है। यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, सॉरी यूनिट वेक्टर फॉर द रिफ्रैक्टेड रे पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है। गो अहेड एवरीवन। PYQ है 99 का। मेरे बर्थ के 6 साल पहले का 7। गुड गुड, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचो मत। गुड, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। Go ahead. Normal will be along which axis? Z axis. Everyone? I vector क्या है था? मैं खुद देख लूंगा यहाँ पे। 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। Everyone look here now. No one will talk. No one will discuss anything. Everyone look here. So over here mu1 का वैल्यू दिया है √2 और μ2 का वैल्यू दिया है √3। पक्का? √2 √3 यहाँ तक ठीक है। μ1 इसका अभी यूनिट वेक्टर देखते हैं। इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। i कैप विल बी इक्वल टू सेम वैल्यू 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप अपॉन 20। इसका अभी हम लोग को चाहिए, अगर आप देखोगे यूनिट वेक्टर ई आई कैप इंटू नॉर्मल कौन सा एक्सिस में है? के टेक्निकली आप प्लस के भी ले सकते हो, माइनस के भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते μ2 इंटू ई आर क्रॉस के कैप। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? पहले मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेता हूँ LHS का, ये वाले का क्या आ जाएगा। एवरीवन लुक हियर ना। सो ओवर हियर i j k, ओके 20 को मैं कॉमन ले लो बाहर। ठीक है, μ1 का वैल्यू कितना दिया था? √2 डिवाइडेड बाय 20। ओके 20 को मैं बाहर ले रहा हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू 6√3 8√3 माइनस 10 0 0 1। पक्का? i कैप के साथ क्या बचेगा? 8√3 i कैप। पक्का? यस। j कैप के साथ माइनस 6√3 j कैप और k कैप तो कुछ बचा ही नहीं है। पक्का? 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। रियल देखो, यहाँ पे k कैप के साथ कुछ बचा ही नहीं। इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू √3 है। अब ER मुझे पता नहीं, लेट इट बी इक्वल टू ER का जो यूनिट वेक्टर है, लेट इट बी इक्वल टू ABC। पक्का? ये 0 0 1 आ जाएगा वापस। जैसे हाँ लिखते नहीं, k कैप आएगा ना? भी नहीं आएगा। एवरीवन लिखे ER का जो यूनिट वेक्टर है पता नहीं मुझे क्या है, तो ABC तीनों मैंने अननोन ही रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय वापस k कैप के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये तो थर्ड पार्ट तो सेम ही आएगा मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटरमिनेंट का ठीक है, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या आने वाला है, फटाफट बता दो। कैन आई राइट AI कैप माइनस BI कैप माइनस AJ कैप। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू BI कैप माइनस
ए जे कैप और के कैप का इधर भी कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। लुक हियर, आपने इसको ए कैप बी कैप और सी कैप मान यूनिट वेक्टर है पटो, ये जो ई आर का मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते। सो ओवर हियर इफ आई कैंसल आउट, कैन आई कैंसल आउट √3 फ्रॉम ऑल द साइड्स? इट विल बी इक्वल टू, क्या बचेगा मेरे पास, ठीक है। सो 8√2 बाई 20 आई कैप माइनस 6 जे कैप इज इक्वल टू बी आई कैप 6√2 बाई 20 जे कैप इज इक्वल टू बी आई कैप माइनस ए जे कैप। बी का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 8√2 बाई 20 और सिंप्लीफाई हो सकता है ये, ठीक है, 2√2 बाई 5 और यहाँ पे हो गया a का वैल्यू हो गया 3√2 डिवाइडेड बाई 10 और सिंप्लीफाई हो सकता है नहीं, ठीक है ठीक है ऐसे रहे वैसे ठीक है। एवरीवन लिखिए c का वैल्यू अभी भी अननोन है, बट क्या ना इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सो इट विल बी इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बाई 25 प्लस 9 into 2 18 बाई 100 प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 कितना बचा 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे इट विल बी 50 बाई 100, 50 बाई 1/2 तो सी स्क्वायर का वैल्यू 1/2 तो सी का वैल्यू 1/√2 पक्का। तो फाइनल जो मैं यहाँ पे वेक्टर लिखूंगा ई आर कैप विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट डाउन दैट पार्ट एस, ए का खुद का वैल्यू क्या है 3√2 डिवाइडेड बाई 10 आई कैप प्लस 2√2 बाई 5 जे कैप माइनस 1/√2 के कैप। वो ऐसा जाएगा, माइनस क्यों आया, वो ऐसा जाएगा, ऐसे जा रहा है ना लाइट रे, एवरीवन लुक है नीचे जा रहा है ना लाइट रे, फ्रॉम z ग्रेटर देन 0 से कहाँ पे जा रहा है z लेस देन 0, यहाँ पे z का वैल्यू शुड बी लेस देन 0, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव 1/√2। अगर सेम रे ऊपर जाता तो क्या आता था यहाँ पे, इसके आंसर्स दोनों आते हैं ना प्लस माइनस, इसलिए मैंने बोला नॉर्मल आप ऊपर और नीचे दोनों ले सकते हो। बी 4√2 4 से डिवाइड कर लिया ना तो 2√2 बाय बराबर है 4 से डिवाइड किया ना मैंने ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एवरीवन लुक हियर, अब ये टुवर्ड्स जाएगा या अवे जाएगा, लेट अस चेक दिस पार्ट। एवरीवन लुक हियर नो, एक सम पहले कर लेते देन वी विल प्रोसीड, ओके। ये हो गया सबका एंड देन वी विल रिटर्न टू दिस पार्ट, ठीक है। सो लुक हियर नाउ एवरीवन राइट डाउन, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शैडो, calculate the length of the shadow for this wall calculate the length of the shadow for this wall, ठीक है। एकदम शॉर्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 10 मीटर, let this be 12 मीटर, ठीक है। एंड लाइट रे कुछ ऐसे आ रहा है, (53 डिग्री विद वर्टिकल, गो अहेड। इसका जो फाइनल शैडो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वाटर में, ये वाटर है, ठीक है, ये एयर है, ठीक है। ये सिनेरियो आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, ठीक है। The air is the light is incident in air, ठीक है। कितना आया, अरे रुको सर आ गए 23.5 आ रहा है, उतना ही आ रहा है,
तीन लोगों को 23.5 है, वही है, और कोई किसी को 23.5, ओके। पांच लोगों को 23.5 है, ओके। लाइट रे कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ तक ये 53 डिग्री होने वाला है, तो ये भी 53 डिग्री रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। पहले ये डिस्टेंस निकाल के ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 12 tan 53 विल बी इक्वल टू अपोजिट, इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज x डिवाइडेड बाय 12, तो x का वैल्यू हो गया 12 tan 53 विल बी इक्वल टू 4/5, यहाँ तक ठीक है। x का वैल्यू आ गया मेरे पास 48/5, फिलहाल के लिए ऐसे रहने दो, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे आगे जाके लाइट बेंड हो जाएगा ना, when the light bends, can I say I will get the image somewhere over here? So this distance, so can I say the total length of the shadow will be the addition of x and let us take this as y. बोलो, sorry 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, sorry tan 53, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 which is 16, राइट? कुछ गड़बड़ नहीं किया तो ही है, ठीक है। यहाँ तक x का वैल्यू आ गया। I only require the value of y, but before getting the value of y, I require this angle of refraction. Correct. Mu will be equal to sin i by sin r, mu 2 by mu 1 is equal to sin i by sin r. mu 2 वो मीडियम करेगा जहाँ पे लाइट जा रहा है, एंड mu 1 वो मीडियम करेगा जहाँ से लाइट ओरिजिनेट कर रहा है। sin i by sin r, mu 2 का खुद का वैल्यू कितना है? 4/3, एयर का हो जाएगा 1 sin 53, ये कितना दिया है? sin 53 divided by sin r. So sin r will be equal to, sin 53 will be equal to 4/5 into 3/4, पक्का, which is 3/5, पक्का, okay 37। उसका जरूरत भी नहीं है, tan r का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? 3/4, पक्का, tan r will be equal to 3/4, पक्का। tan क्या होगा? अपोजिट, अपोजिट क्या आ जाएगा? y divided by adjacent कितना है? 10, so y is equal to, yes 15/2, 7.5, तो टोटल शैडो का लेंथ कितना आ जाएगा? 16 plus 7.5, 3.5। यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन हो गया ना पक्का? अभी यहाँ पे देखते हैं। So look here, so if I consider, okay, when the light goes from rarer to denser medium, it moves towards the normal and vice versa, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, so from rarer to denser medium it goes towards the normal, and अगर denser से rarer जाएगा it will go away from the normal। तब यहाँ पे एक छोटी सी चीज होती है, that is called as total internal reflection, that is critical angle and total internal reflection। so अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। this is interesting, everyone look here now। What is total internal reflection? Not talk, everyone. एक सेकंड, हाँ ओके। सपोज कि एक लाइट बल्ब है, उसको मैंने ये वाले मीडियम में रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लेट अस से दिस इज वाटर, ठीक है। सो द लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाटर, ओके, यहाँ पे ध्यान देना। सो यहाँ पे एक लाइट बल्ब है और यहाँ पे लेट अस से दैट द सोर्स इज इन वाटर, ओके। सो कैन आई से द लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम? ध्यान से देख लो, अच्छा ये if the light travels directly upwards, angle of incidence कितना हो गया? angle of refraction कितना हो जाएगा? so I can I use the formula sin i by sin r? नहीं, क्योंकि 0/0 का रेशियो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये केस में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? लिमिट्स नहीं, बट ओवरऑल बेसिकली वी कैन अप्लाई रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। अभी वो कैसे आएगा हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा बाद में की चीज है, या फिर हम लोग बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर लेके आ सकते हैं, ओके। एवरीवन लुक हियर, ठीक है, look here now look here, now the object is in denser medium, अभी देखना ध्यान से। now the object is in denser medium and it is traveling in the rarer medium, ठीक है, ध्यान देना अभी आप। will it go towards the normal या away from the normal? away from the normal। हम लोगों ने देखा भी है, जैसे कि ये वाले इसमें can I say the angle of incidence was 30 degree and the angle of refraction obtained was 60 degree, पक्का ऐसे कुछ तो आया था, पक्का। so it goes towards the normal या away from the normal? away, ठीक है, ध्यान से देख लो, ये अच्छा है, यहाँ पे देखो।
So if I consider a simple example, ठीक है, so let us consider this simple example जहाँ पे ये लाइट रे कुछ ऐसे जा रहा है, I don't know, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाय द वे एंगल ऑफ इंसिडेंस की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 90, ठीक है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है, वरना तो मीडियम ही चेंज हो जाएगा पक्का। सो कैन आई से अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लेट अस स्टार्ट आई वेरी स्मॉल, ओके, let us take the value of I as 20 degree. Can I say the angle of refraction will be greater than 20 degree? Let us say it will be equal to, ये जो angle of refraction होगा, let it be equal to 40-45 degree के आसपास। अब मैं क्या करता हूँ, अभी देखना ध्यान से। Can I say I can increase it beyond 22? Correct? So if I increase it, let us say to 30-35, so can I say angle of refraction 50-55 के आसपास चला जाएगा। मैं और increase कर लेता हूँ, let us say 45-50 degree. Can I say at certain value, can I say it will be equal to 75? पक्का? 45 पे लेटर से 75 आ गया एंड लेटर से 55 डिग्री पे वो ऑलमोस्ट 90 पहुंच जाता है या 90 पहुंच जाएगा। एट दैट पॉइंट कैन आई से दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। व्हेन दिस थिंग हैपेंस इट इज कॉल्ड एज, व्हेन दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। द एंगल सबटेंडेड विल बी कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बाय लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, इफ आई कंसिडर लाइट रे उल्टा जा रहा है, so can I say this will become the angle of incidence and this will become the angle of refraction? So अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो म्यू 2 बाई म्यू 1 का यहाँ पे वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन 90 डिवाइडेड बाई साइन आर, आर का खुद का वैल्यू कितना है, आई सी, साइन 90 का 1 हो गया। सो कैन आई से म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। पक्का ये लॉजिक समझा सबको। बट इसके लिए ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये वाला कौन सा होना चाहिए, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा होना चाहिए, रेयर मीडियम, इसलिए मैंने वहां पे लिख के भी दिया। अच्छा अभी देखना ध्यान से, ठीक है, दिस विल बी द डेंसर मीडियम एंड दिस विल बी द रेयर मीडियम। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। बट मुझे बताओ यहाँ पे दिस एंगल इज ऑब्टेन्ड समवेयर अराउंड 50-55 डिग्री, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्या उसके बियॉन्ड भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ? मैक्सिमम कितना, मैं 90 तक हो सकता है, करेक्ट है। So if I increase it beyond, let us say 55 degree, so will there be any ray that will go in the second medium? Reflection हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो पहले लाइट नहीं अंदर जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर एवरीवन लुक हियर, तो इसके पहले के फिनोमेना में मुझे बताओ, यस, इसके पहले वाले रिफ्लेक्शन में कैन आई से देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल। अच्छा थोड़ा सोच समझ के अगर आप बताओगे तो मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल रे माइनस इनिशियल रे। सो इफ आई कंसिडर दिस सिनेरियो, ये सिनेरियो देखना ध्यान से, ठीक है। सो कैन आई से दिस विल बी जस्ट द रिफ्रैक्टेड रे, बट along with the refracted ray, can I say there will also be reflected ray? पता नहीं, हम लोग बोल नहीं सकते कितना होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, टोटल नहीं होगा। ये वाले पॉइंट तक कैन आई से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। रेयर टू डेंसर में ये सिनेरियो आएगा क्या, ठीक है। अच्छा मुझे यहां तक बता, वहां पे दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होते ही जा रहा है, ठीक है। Can I say till this point I will obtain two values of deviation, one for reflection and one for refraction, ठीक है। अब देखते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही आएगा, किसके लिए, रिफ्लेक्शन। इसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन के लॉस लगेंगे ना, ठीक है। और इसके बाद एनर्जी भी क्या रहेगा, मींस इन द मीडियम एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। इज दिस पार्ट क्लियर? पहले ये लिख लेना, इसका हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं क्या आएगा। तो क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे लेट अस चेक द डेफिनेशन। For critical angle, can I say the light should go from denser to rarer medium? Okay, when the light passes from denser to rarer medium, at certain angle the refracted ray becomes perpendicular to the normal. This angle is called as the critical angle. And similarly, total internal reflection will take place beyond the critical angle. Okay. ग्राफ हम लोग थोड़ा बाद में देख लेते हैं, ठीक है। आई विल ड्रॉ द ग्राफ, बट पहले थोड़े इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशंस क्विकली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल। अब इसके एप्लीकेशंस वगैरह अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, सो नहीं
ओके, शैल वी प्रोसीड? ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे. So look here. Now we are going to check some applications of the total internal reflection. ठीक है, applications interesting है. ठीक है, आप लिखते जा सकते वैसे. ठीक है, applications and outcome of the TIR. ठीक है, first will be the sparkling of diamonds. ठीक है, तो इसके सब जो वैल्यूज है वो आपको चेक करने हैं. ठीक है, सो नहीं, डायग्राम मत ड्रॉ करो. ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट लिखना है. ठीक है, so generally okay, in case of diamond there will be multiple internal reflections, total internal reflection. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, so for a given diamond there will be many multiple internal reflections. अगर आप देखोगे जितना ज्यादा refractive index होगा, the value of critical angle will be even smaller because it is directly proportional or inversely proportional? Inversely. Smaller the value of the critical angle, larger will be the value of the refractive index. ठीक है, तो इसके वजह से diamonds shine होते हैं. In fact, this is one of the methods by which we test the quality of any given diamond. ठीक है, जितना ज्यादा internal reflection होगा उतना better रहेगा. ठीक है, diamond तो आपने देखा ही रहेगा ना, वैसे तो आपके सामने ही है. ठीक है, so okay, second, okay, second, optic fibers. ठीक है, look here, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा अप्लाइड पार्ट है आज के इसमें. ठीक है, सो आपके जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, एक सेकंड. ठीक है, यस, आजकल ऑप्टिक फाइबर्स हर एक जगह पे यूज होते हैं. ठीक है, डायमंड्स का तो आपको एकदम बेसिक्स है. मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिखाई देगा. ऑब्वियसली इंटेंसिटी उतने टाइम्स इंक्रीज होते जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्टिक फाइबर इज इंटरेस्टिंग. इसके दो पार्ट होते हैं. अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम में दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है. वन इज कोर एंड द अदर वन इज क्लैडिंग. बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो यहाँ पे वो सेम चीज होते जाएगा. ठीक है, लिख दिया. अगर ये हो गया तो पेन नीचे रख देना बाद में. दिस इज इंटरेस्टिंग. इसका पूरा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया है, मैं बस एकदम ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको. ठीक है, इसका मटेरियल वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस वगैरह दिए हैं. ठीक है, नहीं डायग्राम वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करना. ये सिर्फ जितना एकदम शॉर्ट में मैं दे रहा हूँ उतना ही. हाँ, एनसीईआरटी ओपन करके देखो, आपको बहुत सारी चीजें इसके डिटेल में मिल जाएंगी. ये भी बहुत ही शॉर्ट में आपको दे रहा हूँ. ठीक है, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ. अब देखते हैं, बताता हूँ मैं हर एक चीज बताओ. फर्स्ट लेट अस चेक कि ये काम कैसे करता है. ठीक है, अगर आप देखोगे सो there are two important parts. The first part or the inner part is called as core and the outer covering is called as cladding. ठीक है, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप बाद में पढ़ सकते हो. यहाँ पे बेसिकली चीज क्या होती है, इसका और भी होता है, बाहर कवर वगैरह भी होता है, बट बेसिकली ये दो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, लेट अस से म्यू विल बी इक्वल टू, नाउ डू नॉट टॉक. ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं 1.7. ठीक है, ध्यान से देख लो, इंटरेस्टिंग है ये. कोर 1.7 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होल्ड करेगा एंड यहाँ पे दिस विल बी 1.4. एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं. ठीक है, whenever the light enters at this part at certain angle, can I say now the light will go from denser to rarer medium? तो कंटिन्यूअसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते जाएंगे. पक्का. यहां से अगर आप ए पार्ट रहेगा विच इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड बी पार्ट, ओके ओके, जहां पे लाइट जा रहा है, ओके, द डायरेक्शन इन विच द लाइट ट्रेवल्स. सो कैन आई से द लाइट कंटिन्यूअसली ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ठीक है, तो लाइट कंटिन्यूअसली ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इसमें ऑलमोस्ट एनर्जी लॉसेस जीरो हो जाएंगे. ठीक है, तो पहले के टाइम पे अगर आपको, आपका बर्थ ईयर 2008 है, आई डोंट थिंक सो आपको ये याद रहेगा. 2013 तक अगर आप देखोगे इंडिया में सबसे बड़ा प्रीपेड कंपनी कौन सा था, मीन्स सिम कार्ड कंपनी,
इट वॉज एक्चुअली वोडाफोन, बाय रेवेन्यू, ठीक है, बाय रेवेन्यू इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, ठीक है। एंड अगर आप वो टाइम पे कॉलिंग चार्जेस देखोगे, दोस कॉलिंग चार्जेस वॉज, आपको याद है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट इट वॉज 1 रुपी पर मिनट, जिसमें कोई डेटा नहीं मिलता था आपको, ठीक है। विदाउट डेटा आपके प्राइसेस 1 रुपी पर मिनट था, ठीक है। सो ठीक है, आपको नहीं याद रहेगा ये शायद से किड्स, ओके एवरीवन। सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, तो आपका 1 रुपी पर मिनट है, ठीक है। तो अगर आप 1 रुपी पर मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दिन के अगर आप 10 मिनट भी किसी से बात कर लो, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है, इट विल बी पर मंथ इट विल क्रॉस समवेयर अराउंड 300, पक्का, विदाउट डेटा, ठीक है। विदाउट डेटा अगर आप दिन के 10 मिनट भी किसी से बात करोगे, इट विल क्रॉस समवेयर अराउंड 300 रुपीज पर मंथ। अगर और अभी के चार्जेस अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड 400 में अनलिमिटेड कॉलिंग प्लस अनलिमिटेड डेटा मिलता है आपको, ऑलमोस्ट मतलब सबके इसके आसपास ही रहेगा डेटा, ठीक है। क्या हाँ ठीक है, वो तो ठीक है बट मैं आपको रफली बता रहा हूँ, दिस वाज द कॉलिंग रेट। अब प्रॉब्लम यह है कि इतना महंगा क्यों था एंड हाउ डिड द कम्युनिकेशन बिकम सो चीप, ठीक है, सडनली वो भी, ठीक है। यहाँ पे पहले के टाइम पे कम्युनिकेशंस कैसे होते थे वो देख लेते, ठीक है। सपोज देयर इज अ पर्सन ए हु इज द सेंडर ऑफ एनी सिग्नल, ठीक है, ही विल सेंड द सिग्नल टू टावर ए, ठीक है, या फिर टावर 1। ये टावर 1 में जैसे मैं सिग्नल सेंड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन को पता नहीं रहता, सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। सो मेरे मोबाइल फोन को पता नहीं रहता कि यहाँ पे टावर कहाँ पे, ठीक है। इट सेंड्स द सिग्नल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। उसमें से अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा आपको एफिशिएंसी 35% के आसपास मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 65% इज कंप्लीट वेस्ट, ठीक है। ये टावर मुझे बताओ, ये सेकंड टावर को सेंड करेगा, वापस सिर्फ 35% तक पहुंच रहा है, ठीक है, वापस 65% वेस्ट हो गया, ठीक है। ये टावर यहाँ पे रिसीवर को सेंड करेगा सिग्नल एंड अगेन 35%, तो 65% वेस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, सो एट एवरी पॉइंट कहने से 65% ऑफ द पावर इज लॉस्ट, तो उसके लिए मुझे हर पॉइंट पे टावर को पावर बढ़ाना पड़ेगा हर एक सिग्नल के लिए, और ये जो बार बार मैं पावर प्रोवाइड कर रहा हूं उसका कॉस्ट होता था दिस, ये बार बार मुझे पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, करेक्ट है। और ये जो मैं आपको कॉलिंग रेट्स बता रहा हूँ, दिस आर जस्ट लोकल कॉल्स, मतलब अगर आप यहाँ पे अगर कॉल करोगे या फिर महाराष्ट्र में कॉल करोगे, अगर आप सपोज के इंटरस्टेट कॉल्स करोगे, ठीक है, एट दैट टाइम अगर आप इंटरस्टेट कॉल्स करोगे तो इट वॉज फार मोर एक्सपेंसिव, ₹2-3 के आसपास यहाँ पे जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द स्टेट अगेन, अगर महाराष्ट्र से अगर बहुत दूर है कोई, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या फिर मतलब कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करोगे तो और भी यहाँ पे एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है। एवरीवन लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करोगे तो और भी आपके एक्सपेंसिव होते थे ये वाले कॉल्स, ठीक है। और इंटरनेशनल कॉल्स तो भूल ही जाओ, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट जितना मुझे याद है, इफ यू कॉल समवन इन यूएस, ठीक है, तो आपका रफली 130 रुपीज पर मिनट जाएगा, ठीक है। सो अगर आप 60 से सो वो टाइम पे, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, ऑल दिस सिनेरियो चेंज, मतलब अगर आप मतलब अगर आप 7 से 8 मिनट किसी से बात करोगे यूएस में, इट विल कॉस्ट 1000 रुपीज, और वो भी ओवर टाइम का, मतलब आज के हिसाब से 2000 के आसपास क्या आपका चला जाएगा, इन्फ्लेशन सब मिला के 2000 से भी ज्यादा मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। तो ये कॉस्ट है पहले के टाइम पे। बोलो, अगर मतलब मैंने एग्जैक्टली 1 मिनट और 10 सेकंड बात किया तो नहीं, आपको 2 मिनट्स का चार्ज लगता था, तो 59 सेकंड्स में कट करके वापस लगाने का 59 सेकंड्स में अगर आपने कॉल करके ये भी किया, तो ये सब कंपनीज बहुत ही पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप कुछ भी इसमें लूपहोल ट्राई करो, आपका कुछ लूपहोल नहीं निकलेगा, ठीक है। सो लुक हियर, बट एवरीथिंग चेंज्ड और द गेम चेंज्ड मेनली व्हेन जियो केम इनटू पिक्चर, ठीक है। सो अभी उन्होंने किया क्या, ठीक है, उन्होंने सिंपल से यहाँ पे चीज कर दिया। सो लुक हियर एवरीवन, सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, एवरीवन लुक हियर, सॉरी। सो यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। सो अगर आप ये ऑप्टिक फाइबर देखोगे, सो 90 लुक हियर, सबका सब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, बट थोड़ा सा लॉस हीटिंग लॉसेस में होता है। बट अगर आप देखोगे इसका जो एफिशिएंसी है, ये डिपेंड करेगा अगेन, बट ओवर हियर इफ आई कंसीडर इट्स एफिशिएंसी विल समवेयर बी अराउंड 99.7% के आसपास एफिशिएंट है। मतलब ऑलमोस्ट इसके लिए कहीं पे भी आपको पावर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पावर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सो पॉइंट ए से आप सिग्नल सेंड करो, पॉइंट बी पे वो सिग्नल चला जाएगा। ऑलमोस्ट द लॉस विल बी ऑलमोस्ट जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, थोड़ा हीट लॉसेस होते हैं, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे हीट लॉसेस अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो पावर लॉसेस आर ऑलमोस्ट जीरो, दैट्स वाई ये इतने चीप है, ठीक है, ओके। सो बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आइडिया ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस को कहीं से आ गया, बाकी लोगों को नहीं आया, बाकी लोगों को भी आए थे, बट उन्होंने क्यों नहीं किया, बिकॉज दिस फाइबर्स, यस फाइबर्स, ये जो होते हैं फाइबर्स, इनका जो इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट है दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये नैनोटेक से बनते हैं, ठीक है। इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट एक बार अगर ये बन गया तो इसके मोस्ट ऑफ द जो नैनो फाइबर्स, जो ये फाइबर्स होते हैं, whenever you consider this fibers, they are even thinner than your hair, but still you can't break with your hand, ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो if installed properly, तो एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर दिया ना, आपको लिटरली 30-40 ईयर्स के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑपरेट होते जाते हैं। हाँ, वो इफ इंस्टॉल प्रॉपरली, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे चीजें होती है, उसके वजह से थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है, बट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। जो टावर्स मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट आता है, ठीक है, ये टावर्स मेंटेन करने के लिए भी आपको कॉस्ट आता है, बिकॉज दिस आर अबाउ द ग्राउंड, और जो फाइबर्स होते हैं दे आर अंडरग्राउंड, तो जनरली इफेक्ट नहीं होते वेदर से वगैरह, बट दिस आर जनरली अबाउ द ग्राउंड, इसलिए इनको मेंटेन, और इनको आप पानी में भी डाल दो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो इसके अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो एक है कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपको पता है। The second one is the internet, और basically all the type of ethernet जो भी यहाँ पे उसके अंदर include होता है। Everyone look here now. And the third application over here, everyone. The third application, not talk. Let us finish this thing. ठीक है quickly. So and the third application over here is endoscopy. Anyone has gone through endoscopy? पता नहीं, ठीक है, एक मेडिकल प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली यू टेक अ ट्यूब, ठीक है, जिसके आगे एकदम छोटा सा कैमरा होगा, ठीक है। एवरीवन, एक फाइबर केबल होता है जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा होता है, ठीक है। सो बेसिकली यू पुट इट फ्रॉम द माउथ, और अगर आपको कोई भी ऑर्गन्स यहाँ पे, कोई भी ऑर्गन्स में सपोज कि आपको कुछ भी इंस्पेक्ट करना है, ओके, सो विच फॉलोज द फूड पाथ, ठीक है, तो आप वहां पे इससे यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस फाइबर केबल्स आर वेरी थिन। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल कैमरा लिया, ये तो दूंगे अंदर तो नहीं डाल सकते। सो ओके, सो बेसिकली ओके, so basically in order to scan any organ, ठीक है, look here, so basically in order to scan any organ, ठीक है, that follows the food path, we use something called as endoscopy। मेजोरिटी बहुत सारे organs यहाँ पे, ठीक है, पैंक्रियास वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्कैन हो जाते हैं, एक्सेप्ट ओनली वन ऑर्गन, नहीं वो भी ब्रेन ना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों का ब्रेन ऊपर होता है, ठीक है। सो एवरीवन, सो लगिए, सो बस ब्रेन को छोड़ के, मतलब मैं मेजोरिटी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेन को छोड़ के यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गन्स कैन बी स्कैन्ड यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। ब्रेन को स्कैन करने के लिए जनरली और दे पंप अ फ्लूइड इन द ब्रेन, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली देयर इज अ लॉन्गेस्ट आर्टरी दैट गोज फ्रॉम ब्रेन थ्रू आउट योर बॉडी। तो ये थाई से दे पुट अ ट्यूब जो आपके ब्रेन तक जाता है, लॉन्गेस्ट आर्टरी है, और वहां से आप फ्लूइड पंप करके यू स्कैन द ब्रेन, ठीक है। एंड
आई हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस बाय द वे, ठीक है, ओके। सो हाँ मजा आ गया। सो ओके, सो यस, कुछ नहीं, जाने दो, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एवरीवन लुक हियर। सो बेसिकली दिस आर द 2 एप्लीकेशंस। बैग मत भरना, अभी बाकी है, ठीक है। एवरीवन ये एप्लीकेशंस हम लोग खत्म कर देंगे। एप्लीकेशन हम लोग खत्म कर देंगे, फटाफट। हो गया, हो गया, फटाफट लिख लो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, फटाफट, चलो, राइट डाउन। द नेक्स्ट वन इज द मिराज इफेक्ट। एवरीवन, मिराज इफेक्ट आपने देखा ही रहेगा, ठीक है। जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड इन समर्स, ठीक है, जब भी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, वो केस में बेसिकली इफ आई कंसिडर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर, यहाँ पे अगर सपोज कि ये सन के रेस ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो मुझे बताओ टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, सरफेस ऑफ द अर्थ या अवे फ्रॉम द अर्थ? सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग समर, ठीक है, यू जनरली ट्रैवल टू द हिल स्टेशंस, ठीक है। हम लोग करने नहीं देंगे बट, ठीक है, बट जनरली ड्यूरिंग समर्स यू ट्रैवल टू द हिल स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1.1 का है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, 1.3, डायग्राम वगैरह आप ड्रॉ नहीं करोगे, 1.4 एंड सो ऑन। सो द लाइट इज नाउ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे अवे जाके एक पॉसिबिलिटी ऐसे है कि यहाँ पे ये पर्सन को लाइट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अंडर दिस सिनेरियो सपोज कि यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, तो ये क्लाउड का कहना से इमेज नीचे बनेगा, तो आपको ऐसे लगता है कि वाटर पैच बना है नीचे, बट इज देयर एनी वाटर पैच? नो, ठीक है। जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड आल्सो इन ड्राई एरियाज, ठीक है, जैसे कि अगर डेजर्ट वगैरह हो गया उसमें जनरली ये ज्यादा एविडेंट होता है, ठीक है। डेजर्ट एरियाज में ये ज्यादा एविडेंट होता है, लाइक जहाँ पे वाटर, थोड़ा वाटर लेवल कम है, ड्राई एरिया, ठीक है। हाँ, राजस्थान की तरह, ठीक है, पानी उधर थोड़ा कम है, तो मतलब उधर 2 घंटा पानी आता है वाटर पार्क में, ठीक है। सो ओके, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आपको पता है, पेरिस्कोप आपको पता है, ये सबमरीन्स में यूज होता है। वी कैन ऑल्सो यूज मिरर्स, बट मिरर में एक प्रॉब्लम है, वो सिल्वर सरफेस की वजह से थोड़ा एब्जॉर्ब, हाँ, थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी होता है। और मिरर में और एक इशू क्या हो जाता है, मिरर जनरली क्रैक होने के चांसेस जल्दी है, ओके। हम लोग को थोड़ा सा स्टर्डी लगता है, दैट्स व्हाई वी यूज प्रिज्म। कुछ नहीं है, सेम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा, ओके डन। पेरिस्कोप कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सबमरीन्स में जनरली यूज होता है, इतना पार्ट सबमरीन के बाहर होता है, ये पार्ट सबमरीन के अंदर होता है, ठीक है। तो ऊपर का लाइट यहाँ पे पैरेलली नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या और एवरीवन डन 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 डन, चलो फटाफट, ओके। देखिए फिफ्थ एप्लीकेशन क्या हो गया, लिखिए, बाकी है, लिख लो फटाफट। डायग्राम मत ड्रॉ करना, ठीक है, डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। हो गया एवरीवन, हो गया ना, ठीक है, चलो। फिफ्थ एप्लीकेशन रेनबो में TIR, देखिए एवरीवन, देखिए रेनबो में टेक्निकली TIR नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पार्शियल होता है, क्योंकि जितने एंगल पे वो एंटर करेगा, लुक हियर एवरीवन, हम लोग ने जस्ट ये देखा था कि जितने एंगल पे वो एंटर करेगा, हम लोग ने जस्ट ऐसे देखा था, उतने ही एंगल पे ये एग्जिट करता है। तो फॉर TIR दिस शुड बी IC, और ये IC पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर IC पॉसिबल है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 90 पक्का,
तो रेनबो में टेक्निकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है, पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो ध्यान रखना, ठीक है। दो तरीके के रेनबोज बनते हैं, एक तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, आपको एंगल याद रखना है दोनों के, ठीक है, 42 डिग्री एंड 51 डिग्री जी वाले कुछ पॉसिबल है। वो लोग की जिंदगी में इतनी खुशी है। एंड लास्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। सो लिख लेना ये। लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मुझे ग्राफ ड्रॉ करने याद दिला दो, ठीक है, मैंने अभी तक ग्राफ नहीं ड्रॉ किया डेविएशन का। कौन सा? तो इसमें जो स्कैटरिंग एंगल होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा रेज़ टू 4। ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लैम्बडा रेज़ टू 4। जो 42 डिग्री और 51 डिग्री वो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है, वो है क्या एग्जैक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस है? मतलब बेसिकली ग्राउंड पे उतना एंगल पे आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कितने हाइट पे। प्राइमरी रेनबो में सन ऊपर होगा और सेकेंडरी रेनबो में सन नीचे होगा। यस, ठीक है, शैले वाइंडर, चलो नेक्स्ट टाइम लॉगबुक लेके आना, ओके। अगर 2-3 ही डाउट है तो आ जाओ, वरना 2:30 को आ जाओ, ठीक है, ठीक है, चलो वेल वाइंडर, थैंक यू, बाय बाय।